उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को पूर्व विधायक की पेंशन मंजूर की गई। राजस्थान विधानसभा ने धनखड़ की पेंशन को शुरू कर दिया। राज्यपाल बनने के बाद साल 2019 से उनकी पेंशन बंद ही थी। उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा मंजूर होने की तारीख से पेंशन को शुरू कर दिया गया है। धनखड़ को हर महीने पूर्व विधायक की पेंशन और सुविधाएं मिलना अब शुरू हो जाएंगी। अगस्त के आखिरी सप्ताह में पूर्व विधायक की पेंशन के लिए विधानसभा सचिवालय में आवेदन भी किया गया था। अब से पूर्व उपराष्ट्रपति यानी कि जगदीप धनखड़ को हर महीने पूर्व विधायक के तौर पर करीब 42,000 रुपए प्रति माह पेंशन मिलेगी। धनखड़ एक बार विधायक भी रहे हैं और उनकी उम्र तकरीबन 75 साल है। ऐसे में उन्हें 20% ज्यादा पेंशन दी जाएगी। तो वहीं यदि वो सैलरी वाले पद पर वापस से जाते हैं तो पूर्व विधायक की पेंशन बंद कर दी जाएगी। और चलिए बढ़ते हैं आगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संचालक डॉक्टर मोहन भागवत जोधपुर दौरे पर है। जोधपुर में 5 से 7 सितंबर तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय समन्वय बैठक का आयोजन किया गया है। बैठक का शुभारंभ सर संचालक मोहन भागवत और सह कार्यवाहक दत्तात्रेय होसवाले ने भारत माता की तस्वीर पर पुष्प चढ़ाने के बाद किया। संघ परिवार के 32 संगठनों के शीर्ष नेता भाग ले रहे हैं। सीएम भजनलाल शर्मा ने भी मोहन भागवत से मुलाकात की। संघ प्रमुख मोहन भागवत, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और सीएम भजनलाल के बीच में करीब 20 मिनट तक मुलाकात हुई। इससे पहले 3 सितंबर को संघ प्रमुख भागवत से मिलने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री यानी कि वसुंधरा राजे भी पहुंची थी। इन दिनों की करीब 20 मिनट तक मुलाकात उनकी होती है। और आपको बता दें कि 5 से 7 सितंबर तक चलने वाली समन्वय बैठक में साल भर के कामों और अनुभवों का आदान प्रदान किया जाएगा। और चलिए आपको बता दें महत्वपूर्ण खबर, जोधपुर में सर संचालक मोहन भागवत है क्योंकि आरएसएस की 3 दिवसीय बैठक की शुरुआत हो चुकी है और बेहद ही खास ये बैठक है। 5 से 7 सितंबर तक चलेगी। 32 संगठनों के अखिल भारतीय पदाधिकारी इस बैठक में भाग ले रहे हैं और संगठन मंत्र के सामूहिक वाचन के साथ में ये बैठक शुरू होती है और संगठनों के अपने अपने क्षेत्रों में नए प्रयोगों का इसमें निवेदन पहले होता है। और इस बैठक में मुख्य रूप से सभी 6 सह सरकार्यवाह और विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष यानी कि आलोक कुमार, संगठन मंत्री मिलिंद परांडे, तमाम लोग इसमें मौजूद रहते हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए विजेंद्र दूठी हमारे साथ में सीधा जुड़ चुके हैं। आज से ये बैठक शुरू हो चुकी है। बैठक कितनी महत्वपूर्ण है और 3 दिनों तक क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिल सकती है? इस बैठक का एजेंडा क्या कुछ रहेगा? बिल्कुल नुपुर, बता दूं कि ये बैठक देखा जाए बहुत मायने में बहुत महत्वपूर्ण है। आज जिस तरीके से बैठकों का दौर शुरू हुआ है, ये लगातार 3 दिन बैठक चलेगी। सर संचालक जो है मोहन भागवत इस बैठक में मौजूद है। इसके अलावा जो उनके साथ सर कार्यवाहक दत्तात्रेय होसवाले जो है मौजूद है। इन दोनों का यहाँ जोधपुर में रहना और इसके साथ जो इस बैठक का 3 दिन तक बैठकों का दौर चलेगा। तकरीबन 32 जो संगठन है, जो संघ के जो संगठन है, वो तमाम संगठनों के जो लोग हैं वो इसमें बैठक में शिरकत कर रहे हैं। और ये 3 दिन जो बैठक चलने वाली है, इस बैठक में लगातार बैठकों का दौर होगा। आज से ये बैठक शुरू हो चुकी है। आज भी 2 बैठकों का दौर चला। पहले सत्र जो चला था वो सुबह 8 बजे से लेकर तकरीबन जो है 12 बजे तक चला। दूसरा जो चला था वो लगभग 1 बजे से लेकर 4 बजे के बीच, यानी बैठकों का दौर लगातार जारी है। अगर देखा जाए इस बैठकों के अंदर जो कहा जा रहा है, जिस तरीके से पहले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताया गया था कि जो 32 संगठन है, संघ के जुड़े हुए तमाम संगठन है, वो देश भर के संगठन के लोग जो है इसमें शिरकत करेंगे। देश में जो चल रही घटनाक्रम है उनके बारे में जानकारी आपस में साझा करेंगे। हालांकि इन बैठक के अंदर जो है
किसी तरह का प्रस्ताव बनाकर सरकार को नहीं भेजा जाएगा, ये भी बताया गया है। लेकिन देश भर के जो घटनाक्रम है, जो तमाम राज्यों में जो घटनाक्रम है, उन घटनाक्रमों के बारे में आपसी चर्चा और आपसी संवाद जो है इन बैठकों में होगा। जी बिल्कुल जितेंद्र, आपने बड़े ही विस्तार से बताया, लेकिन जो घटनाक्रम के बारे में आप बात कर रहे हैं, क्या अभी तक ये पता लग पाया वो कौन से मेन पॉइंट होंगे जिन पर आज पहले दिन विस्तार से चर्चा की गई है या की जानी बाकी है? देखिए नुपुर, एक चीज बता दें कि संघ की किसी भी प्रकार की जो बैठकें होती हैं उन्हें बाहर किसी तरह से मीडिया को अलाउ नहीं किया जाता, ना ही जो लोग अंदर हैं उनको मोबाइल तक अनुमति दी जाती है उनकी ओर से। हालांकि प्रेस नोट जारी होता है, प्रेस नोट जो जारी होगा वो तकरीबन कुछ देर बाद होने वाला। एक प्रेस नोट पहले हुआ था जिसमें कुछ वीडियोज और फोटोज उपलब्ध कराए गए हैं, उसमें जितेंद्र ये बहुत बहुत विस्तार से शुक्रिया बताया तमाम गया कि जानकारी कितने देने के संगठन लिए। भाग ले रहे हैं। बिल्कुल जितेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। आपने बताया कि 3 दिन की बैठक कितनी महत्वपूर्ण रहने वाली है। आरएसएस के लिहाज से 3 दिन की बैठक का आगाज हो चुका है और ऐसे में आप आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को देख सकते हैं और किस तरह से इस शुभ काम से पहले उन्होंने भगवान के आगे पुष्प अर्पित करके बैठक की शुरुआत की है। और चले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, श्रवण सिंह बगड़ी की सेहत को लेकर चिंतित है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचे ईएचसीसी अस्पताल में भर्ती बगड़ी की सीएम ने कुशलक्षेम उनसे पूछी है, उनका हाल जाना है, उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली है। बीजेपी नेता श्रवण सिंह बगड़ी को हार्ट अटैक आया, सीने में दर्द की शिकायत के बाद में उनको हॉस्पिटल में भर्ती करवाया, जहां पर अब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा वहां पर पहुंचे हैं। उनका हालचाल जाना है, उनकी सेहत की जानकारी ली है और जल्द ही उनके स्वस्थ होने की कामना भी उन्होंने की। राजस्थान बीजेपी के महामंत्री है श्रवण सिंह बगड़ी। और चलिए ज्यादा जानकारी के लिए पॉलिटिकल एडिटर लाल सिंह फौजदार हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। लाल सिंह जी, सबसे पहले तो जानना चाहेंगे कि श्रवण बगड़ी जी की तबीयत अभी कैसी है, सेहत को लेकर के क्या कुछ अपडेट सामने आई है? देखिए नुपुर, अभी फिलहाल उनकी स्थिति ठीक है और क्योंकि अचानक उनको सीने में दर्द की शिकायत हुई थी, इसके बाद वो हॉस्पिटल पहुंचे थे तो वहां जब डॉक्टरों ने जांच की तो पता लगा कुछ ब्लॉकेज है। और जैसे ही ये सूचना मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को मिली, जब वो कार्यक्रम में थे, कार्यक्रम था बिरला ऑडिटोरियम में, तुरंत वहां से रवाना हो गए। लेकिन उस वक्त तो पूरा उनका उपचार चल रहा था, तो पहले जोधपुर गए और उसके तुरंत बाद वो हॉस्पिटल पहुंचे उनके हालचाल जाने। अभी तक ये कह सकते हैं कि उनका सफल ऑपरेशन हुआ है और स्थिति उनकी ठीक है, क्योंकि जैसा कि नुपुर में पहले ही बता रहा था, आजकल ब्लॉकेज ऐसी बीमारी होगी जिसका पहले पता नहीं लगता है। उनको भी उम्मीद नहीं थी, जो हल्का उनको दर्द हुआ था। और फिलहाल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचे, उनके हालचाल लिए, डॉक्टर्स को भी दिशा निर्देश दिए हैं कि उनकी पूरी उचित व्यवस्था उपचार की जाए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और चलिए बढ़ते आगे, सच बेधड़क की खबर पर मोहर लगी है। कल राजस्थान रोडवेज में शामिल हो जाएंगे 160 नई बसें। तो इस वक्त सच बेधड़क की खबर पर मोहर लगी। कल राजस्थान रोडवेज में 160 नई बसें शामिल होंगी। एक बड़ी सौगात राजस्थान की आवाम को। सीएम भजनलाल शर्मा बसों को हरी झंडी दिखाएंगे। अमर जवान ज्योति पर कल सुबह 11:30 बजे हरी झंडी दिखाएंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। तो वहीं उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा भी इस दौरान उनके साथ में कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। राजस्थान रोडवेज को कल 172 नई बस मिली है, जिनमें 160 एक्सप्रेस है और 12 सुपर लग्जरी बस शामिल है। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, 160 बसों का कल से संचालन शुरू किया जाएगा। तो तमाम तरह की तैयारियां एक दिन पहले से ही शुरू की जा चुकी है। ये बसें तैयार है राजस्थान की आवाम के लिए। और आप देखिए, सच बेधड़क की खबर का असर हुआ है। और चलिए ज्यादा जानकारी के लिए सुनील यादव हमारे साथ में स्टूडियो से जुड़ चुके हैं। सुनील, सबसे पहले तो बधाई, क्योंकि सच बेधड़क की खबर का असर हुआ है। इसके चलते राजस्थान की आवाम को एक महत्वपूर्ण तोहफा मिला है। और क्या कुछ जानकारी?
हाँ बिल्कुल नुपुर, देखिए राजस्थान में पिछले 2-3 साल से जो है जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसके हालात बेहद ख़राब थे और इसको लेकर लगातार कई मीटिंग्स भी बुलाई गई थी और जो रिव्यू मीटिंग्स में भी ये सामने आया था कि जो सार्वजनिक परिवहन है उसको सुधारने की जो राजस्थान रोडवेज के बेड़े में नई जो बसें हैं उनको शामिल करने की ज़रूरत है। पिछले बजट में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने घोषणा की थी कि करीब 1300 जो बस है वो राजस्थान रोडवेज को दी जाएंगी, जिसमें कुछ बसें जो हैं वो रोडवेज की खुद की होंगी यानी सरकार खरीदेगी बसों को और कुछ अनुबंध पर चलाई जाएंगी। अब जो एक बड़ी सौगात है जो कनेक्टिविटी को, ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए कल एक बड़ी सौगात जो है वो राजस्थान वासियों को मिलनी है। 160 जो बस है ये एक्सप्रेस बसें होंगी, ब्लू लाइन जो एक्सप्रेस बस है उनकी सौगात मिलने वाली है और ये सभी जो 160 बस है अलग अलग डिपोज में है उनमें भेजी जाएंगी और इससे सीधे तौर पर जो शहरी और ग्रामीण क्षेत्र की जो कनेक्टिविटी है उसको बेहतर किया जाएगा, क्योंकि राजस्थान रोडवेज का जो दायरा है वो पूरे प्रदेश भर में है और जहां पर ट्रेन की फैसिलिटी नहीं है वहां का आवागमन है उसकी पूरी जिम्मेदारी जो है वो राजस्थान रोडवेज पर रहती है। इसी वजह से लगातार ये सवाल उठते रहे थे, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, लगातार ये मांग करते रहा था कि राजस्थान रोडवेज को बेहतर बनाया जाए। किस तरह से जो पैसेंजर हैं, जो आम यात्री हैं, वो खुद की गाड़ी या फिर निजी ट्रैवलिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके हालात बेहद खराब हैं। इसको देखते हुए, इसको मद्देनजर रखते हुए एक बड़ी सौगात के तौर पर कल जो है 160 बस है वो मिलने वाले। इसके अलावा जो सुपर लग्जरी बस है, 12 सुपर लग्जरी बस है, उनकी भी सौगात मिलेगी। लेकिन जो ये एक्सप्रेस बस है इसमें इस बार खास तौर पर एक नवाचार किया गया, इसमें महिला सुरक्षा का खास ध्यान रखा गया, जिसके लिए पैनिक बटन, जहां जहां जो महिलाओं के लिए रिजर्व सीट है वहां पर पैनिक बटन लगाया जाएगा। इसके अलावा जो कैमरेज हैं, सारी बसों में जो आधुनिक कैमरा है वो लगाए जाएंगे ताकि जो ट्रैवलिंग के दौरान जो सुरक्षा है वो सुनिश्चित हो सके। और खास तौर पर अगर महिला यात्री को किसी तरह की परेशानी है तो वो पैनिक जो बटन है उसकी सहायता से अपनी जो भी समस्या है, जो भी परेशानी है वो कंट्रोल रूम में दे सकती है। नुपुर, बिल्कुल सुनील, तो क्या ये कहना ठीक रहेगा कि इस नवाचार के जरिए कहीं ना कहीं जो बढ़ते महिलाओं को लेकर के अपराध है उन पर भी लगाम कसने में मदद मिलेगी? बिल्कुल नुपुर, ये जो पैनिक बटन का जो सिस्टम तैयार किया गया है ये खास तौर पर महिला सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मद्देनजर ही ये लगाए गए हैं। और इससे क्योंकि कई ऐसी घटनाएं आ चुकी हैं और ख़ास तौर पर जो दिल्ली में जो एक घटना हुई थी कुछ सालों पहले, उसके बाद से ये तय किया गया था कि ट्रैवलिंग के दौरान बसों में महिलाओं की जो सुरक्षा है वो सुनिश्चित हो, क्योंकि रोडवेज की बसें हैं वो दिन और रात हमेशा चलती हैं, तो कभी भी 24 आवर्स कभी भी महिलाओं को इस तरह का ना सामना करना पड़े कि किसी तरह की असुविधा हो रही है या असुरक्षा महसूस कर रही है। जब भी ऐसा महसूस करे कोई भी जो महिला पैसेंजर है वो तुरंत पैनिक बटन का उपयोग कर सकती है, जिसका सीधा कंट्रोल है जयपुर जो कमांड सेंटर बनाया गया है वहां से सीधा जो निजी पुलिस स्टेशन है उसमें उसकी सूचना जाएगी। और जो भी बस है, क्योंकि इसमें खासतौर पर एक और फैसिलिटी है ट्रैकिंग सिस्टम, तो वो जो पुलिस है उस बस को ट्रैक करेगी और बस तक पहुंचने की जल्दी से जल्दी कोशिश करेगी। इससे यही कहा जाएगा एक तरफ जो आम लोगों को अच्छे आवागमन की सुविधा मिल रही है तो दूसरी तरफ महिलाओं को अच्छी एक ट्रांसपोर्ट सुविधा के साथ साथ सुरक्षा के लिए भी खासा ध्यान रखा गया है। और ये बस जो अभी BS6 मानक है उसके तहत बनाई गई है। और कल जो सुबह 11:30 बजे मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, डिप्टी CM प्रेमचंद बैरवा इन तमाम जो बसों को हरी झंडी दिखाकर जो भी अलॉटेड डिपो है वहां के लिए रवाना करेंगे। तो ये अपने आप में चूंकि सरकार कई काम श्रवण सिंह बागड़ी की सेहत को लेकर के चिंतित है मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और अभी फिलहाल अस्पताल पहुंचे हैं मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा श्रवण बागड़ी की सेहत को लेकर के काफी चिंतित है और इसी को लेकर के चिंता जताते हुए अस्पताल पहुंचे हैं, क्योंकि बीजेपी नेता श्रवण सिंह बागड़ी को हार्ट अटैक आया था और इसी वजह से लगातार मुख्यमंत्री काफी चिंतित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, मुख्यमंत्री हॉस्पिटल पहुंचे हैं, वहां पर उनका हालचाल जानने की कोशिश कर रहे हैं। तमाम वहां पर हॉस्पिटल में परिजन भी मौजूद है और देखिए जो दूसरे मरीज के रिश्तेदार हैं शायद वो भी इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री जैसे ही पहुंचते हैं तो हर कोई वहां पर इस लम्हे को अपने कैमरे में कैद करते हुए दिखाई देता है। लेकिन यहाँ पर बड़ा संवेदनशील मसला है और इसी वजह से मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा हॉस्पिटल पहुंचे हैं। बीजेपी नेता श्रवण सिंह बागड़ी की सेहत को लेकर के
हालचाल जानने पूछने के लिए पहुंचे हैं, लेकिन वहां पर जैसे ही दूसरे मरीज के रिश्तेदार मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को देखते हैं, हर कोई अपने राजस्थान के नायक को कैमरे में कैद करना चाहता है और कर रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, पुलिस की सुरक्षा के बीच में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हॉस्पिटल पहुंचते हैं। वहां पर बीजेपी नेता श्रवण सिंह बगड़ी की कुशलक्षेम जानने की कोशिश वो करते हैं, उनका हालचाल उन्होंने जाना है। और इस दौरान यहाँ पर जो दूसरे मरीज के रिश्तेदार हैं, वो जैसे ही मुख्यमंत्री को देखते हैं, इस लम्हे को कैमरे में कैद करने की कोशिश करते हैं। और आपको याद होगा, जब आज सुबह शिक्षक दिवस के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचते हैं, तो जैसे ही उनको ये सूचना मिलती है कि बीजेपी नेता श्रवण सिंह बगड़ी को अटैक आया है, उनको हॉस्पिटल लेकर के गए हैं, वो तुरंत चिंता जताते हुए, उस कार्यक्रम को रोकते हुए वहां से फौरन रवाना होते हैं और कोशिश करते हैं कि उनका हालचाल जाने, पता करें। और अब वो तस्वीरें आपको सच बेधड़क पर हम दिखा रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंच चुके हैं हॉस्पिटल और श्रवण सिंह बगड़ी की कुशलक्षेम वो जानने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से अब उनकी सेहत का क्या कुछ अपडेट है। और शायद डॉक्टर से भी वो बातचीत करेंगे, कब उन्हें छुट्टी दे दी जाएगी, अब उनकी हालत कैसी है, क्या ऑपरेशन की जो जानकारी हमें मिली उसके बाद में क्या अब उनके स्वास्थ्य में सुधार है, और अब कब उन्हें छुट्टी मिल सकती है। हो सकता है ये तमाम जानकारी अब वो डॉक्टर से ले, और जाहिर सी बात है कि उनके परिजन भी मौजूद होंगे। लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, बीजेपी नेता का हालचाल। और चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ में दीपक व्यास सीधा जुड़ चुके हैं, जो आपको तफसील से जानकारी देंगे। जी दीपक, आप बताइए क्या कुछ अपडेट मिल पा रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं, आप श्रवण सिंह बगड़ी की तबीयत कैसी है, ऑपरेशन हो चुका है, क्या कुछ जानकारी? देखिए नुपुर, आज उनको सीने में दर्द की शिकायत थी। दरअसल अटैक उनको आया था, उसके बाद में उन्हें ईएससीसी अस्पताल लाया गया था, जहां पर उन्हें भर्ती करवाया गया। डॉक्टर अजय बाना की देखरेख में उनका जो ट्रीटमेंट है वो चल रहा है। अभी फिलहाल स्थिर उनकी स्थिति बताई जा रही है। दूसरी बात यह कि पहुंचे जोधपुर, वो गए थे आज दोपहर बाद में, और उसके बाद में आज शाम को जैसे ही वो जयपुर एयरपोर्ट पहुंचे, स्टेट हैंकर से सीधा ईएससीसी अस्पताल पहुंचे मुख्यमंत्री। और यहां पर पहुंचने के बाद में उन्होंने तमाम जो डॉक्टर्स हैं उनसे बातचीत की है, कुशलक्षेम पूछी है कि आखिर श्रवण बगड़ी की तबियत कैसी है, क्योंकि श्रवण बगड़ी संगठन में अभी फिलहाल महामंत्री है, बीजेपी के प्रदेश महामंत्री, और मुख्यमंत्री के भी काफी करीबी हैं। और मुख्यमंत्री के साथ अमूमन आपने उन्हें देखा भी होगा, बहुत सारे कार्यक्रमों के दौरान, पार्टी के कार्यक्रमों के दौरान वो मौजूद रहते हैं। तो ऐसे में मुख्यमंत्री एक संजीदा शख्स है, और मुख्यमंत्री अमूमन पार्टी कार्यकर्ताओं को लेकर उनका स्नेह भी काफी रहता है, लिहाजा वो सीधे अस्पताल पहुंचे। अस्पताल पहुंचने के बाद में डॉक्टर से उन्होंने जानकारी ली है किस तरीके से ट्रीटमेंट चल रहा है श्रवण बगड़ी का यहाँ पर, और उन तमाम चीजों की जानकारी ली है। स्थिति फिलहाल कैसी है, क्या कुछ और दिक्कतें सामने तो नहीं है, इन तमाम चीजों पर मुख्यमंत्री ने तफसील से डॉक्टर से जानकारी ली है। लेकिन यदि मैं पूरी चीज आपको बता दूं तो श्रवण बगड़ी आज अपने घर पर थे, वैशाली नगर में, विनोबा भावे नगर में वो रहते हैं, और इसी दौरान उनके सीने में दर्द की शिकायत हुई थी। बताया जा रहा है, उनसे जुड़े हुए लोगों ने बताया था कि कंप्यूटर ऑपरेटर के साथ में वो बैठे थे अपने कार्यालय के अंदर, इसी दौरान उनके सीने में दर्द हुआ था, और उसके ठीक बाद में उनको लेकर कृष्णा हार्ट एंड जनरल हॉस्पिटल है जयपुर में, निर्माण नगर में, वहां पर उन्हें लाया गया था। वहां पर उनकी एंजियोग्राफी की गई थी, और उसके बाद में तकरीबन 90% ब्लॉकेज बताए गए थे। उस ब्लॉकेज के बाद में उन्हें रेफर किया गया कि आप सीधे अस्पताल जाइए। ईएससीसी अस्पताल वो पहुंचे थे, और उसके बाद में डॉक्टर अजय बाना की देखरेख में उनका जो उपचार था वो शुरू किया गया था। बिल्कुल दीपक, जिस तरह से हमने देखा कि मुख्यमंत्री आनन फानन में रवाना हो जाते हैं जोधपुर से तुरंत, लेकिन क्या इस बारे में कोई जानकारी मिल पाई है? मुख्यमंत्री के अलावा वहां पर कौन और भी बड़े नेता बीजेपी के पहुंचे हैं, नहीं पहुंचे हैं, पहुंचे हैं तो कौन पहुंचे हैं? देखिए, बहुत सारे नेता पहुंचे हैं। जैसा हमने शुरुआत में भी बताया था नुपुर की श्रवण बगड़ी बीजेपी के प्रदेश महामंत्री हैं, संगठन में बहुत एक्टिव है वो, और लंबे वक्त से पार्टी के निचले स्तर से लेकर प्रदेश स्तर की इकाई तक वो पहुंचे, तो लिहाजा उनकी कुशलक्षेम पूछने के लिए तमाम बड़े नेता भी पहुंचे। खुद मदन राठौड़ बीजेपी के अध्यक्ष हैं, वो भी वहां पर पहुंचे थे। दोपहर में जैसे ही श्रवण बगड़ी को भर्ती करवाया गया था, ठीक उसके तुरंत कुछ देर बाद में यहाँ पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी पहुंच गए थे। इसके अलावा पार्टी के दूसरे बहुत सारे नेता भी यहाँ पर पहुंचे, जो जानकारी मेरे पास है। हालांकि
मुझे ये हॉस्पिटल से जुड़े हुए जो सोर्स है उन्होंने इस बात की जानकारी दी थी कि प्रेमचंद बैरवा भी वहां पर पहुंचे थे। हालांकि उनकी तस्वीर मेरे सामने अभी तक नहीं आई थी, लेकिन हॉस्पिटल से जुड़े हुए जो हमारे सूत्र हैं उन्होंने इस बात की जानकारी दी थी। तो तमाम जो बड़े चेहरे हैं वो भी यहाँ पर श्रवण बगड़ी की कुशलक्षेम पूछने के लिए, उनकी तबियत जो है उसको पूछने के लिए हॉस्पिटल पहुंचते रहे हैं। बिल्कुल दीपक, क्या इस बारे में कोई जानकारी मिल पाई है अभी फिलहाल कि कब तक वो हॉस्पिटलाइज्ड रहेंगे? देखिए नुपुर, जब अमूमन बाईपास सर्जरी की जाती है तो उसके बाद में तकरीबन जितनी मैं समझ पाया हूं लगभग 1 हफ्ते से ज्यादा का वक्त होता है। 10 से 12 दिन तक जो अस्पताल है वो वहां पर रुकना पड़ता है, आईसीयू में रुकना पड़ता है और डॉक्टर्स की देखरेख में रखा जाता है। तो ऐसे में स्थिति श्रवण बगड़ी के साथ भी यही रहने वाली है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए।